100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड के प्रसारण। समय है कार्यक्रम किसान की बात का। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये है एफएम गोल्ड। समय है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात का। साथियों, किसान की बात कार्यक्रम में हम आपके लिए बदलते समय के साथ साथ हर रोज एक नया टॉपिक लेके कार्यक्रम में यहाँ आते हैं और जो हमारे विषय विशेषज्ञ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होते हैं वो आपको उस टॉपिक की, उस विषय की विस्तृत जानकारी देते हैं। और इसी दिशा में आज का जो हमारा विषय है वो है धान फसल में टॉप ड्रेसिंग और खरपतवार नियंत्रण। स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर दिनेश कुमार। फिलहाल कार्यक्रम में आपके साथ हूं इस समय मैं ज्योत्सना और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी विनोद। नमस्कार विनोद, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार ज्योत्सना। और साथ ही साथ हम एक छोटी सी चर्चा कार्यक्रम के मध्य में करेंगे पशुओं में लंपी स्किन रोग के लक्षण और बचाव और उपचार के बारे में जानकारी हमें देंगे एक सूक्ष्म जानकारी डॉक्टर केएल खुराना। फिलहाल आज का जो टॉपिक है, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं डॉक्टर दिनेश कुमार, प्रधान वैज्ञानिक हैं, शस्य विभाग विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान, नई दिल्ली से हमारे साथ आकर जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है धान फसल में टॉप ड्रेसिंग और खरपतवार नियंत्रण। सबसे पहले डॉक्टर साहब, जो तना छेदक हमारा जो रोग होता है ये मुझे लगता है सभी फसलों में होता है लगभग, तो क्या धान की फसल में भी इस रोग से बचने के लिए कोई किसी तरह का कोई नियंत्रण करना पड़ता है या हमारे किसान भाई किस किस तरह की समस्याओं का सामना करते हैं? देखिए, तना छेदक ऐसा कीट है जो हमारे मक्का में भी लगता है, ज्वार में भी लगता है, बाजरे में भी लगता है और धान में भी लगता है। और धान में तो ये हमेशा आता ही है किसान भाइयों। और शुरू में इस अवस्था में जब आपका धान है तब होता क्या है, इसकी जो इल्ली होती है, जो सूंडी होती है, वो तने के निचले भाग से अंदर घुस जाती है छेद करके और फिर अंदर का जितना पदार्थ होता है वो खा जाती है और जो नई पत्तियां होती हैं वो भूरे रंग की हो जाती हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा हिल होता है, एक जगह पे जो पौधे लगाते हैं आप, वहां का बीच का हिस्सा बिल्कुल सूख सा जाता है। इसको बोलते हैं मृत केंद्र, डेड हर्ट कहा जाता है और इसकी पहचान किसान भाई जानते हैं। अगर इस तरह के लक्षण आपको दिखाई दें तो तुरंत इसका आपको उपचार करना है। इसके लिए आप कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 25 किलोग्राम, ये 4G में आती है, 4% में आती है, 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका बुरकाव कर दें। 25 किलोग्राम जो आपकी कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड है, इसको 25 से लेकर 30 किलोग्राम रेत में मिला के समान रूप से खेत में बखेर दें। रेत में मिलानी है, मतलब ये पाउडर फॉर्म में आती है? जी, दानेदार होती है, दानेदार होती है, बिल्कुल बारीक होती है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि मॉनसून चल रहा है अभी संपूर्ण उत्तर भारत में, तो अगस्त भी लगभग आधा निकल चुका है, मॉनसून भी खत्म की कगार पर है, तो क्या इस मौसम में भी धान की खेती बुआई की जा सकती है अभी? जी देखिए, अभी क्या है कि कहीं कहीं बहुत ज्यादा बरसात हुई है, वहां पे पानी खड़ा हुआ है। किसान भाई इस स्थिति में नहीं है कि पानी उतने ज्यादा पानी में रोपाई कर पाए, उनकी लेट हो चुकी है और बहुत ज्यादा लेट होगी। फिर भी अगर किसान भाइयों को लगता है कि वो पानी की निकासी कर सकते हैं, रोपाई हो सकती है, तो अभी भी कुछ क्षेत्रों में रोपाई की जा सकती है धान की। और खास करके ऐसे इलाके भी हो जहां सूखा ज्यादा हो और किसान भाई इंतजार कर रहे हो कि बारिश आएगी, कुछ इलाकों में बारिश नहीं आई, तो ऐसी जगह पे धान संभव नहीं है। बिल्कुल सही बताया आपने डॉक्टर साहब। लेकिन इस टाइम पे समस्या एक आती है, देखो रोपाई के लिए तो किसान भाई जो अपना थोड़े समय की फसल है उसकी रोपाई कर सकते हैं, लेकिन जो प्योद होती है जी, उसका अभी मतलब किसान के हाथ लगना या मिलना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है इस टाइम पे। जी बिल्कुल, इसमें क्या है कि अब तो काफ़ी समय निकल चुका है, लेकिन फिर भी अगर किसी किसान भाई को चाहिए तो अब मशीनों की
विधियां आ गई हैं, कुछ मशीनों में भी पौध उगाते हैं जो 10 दिन में तैयार हो जाती है। अच्छा, 10 दिन में मतलब पौध इतना तैयार हो जाता है कि हम उसकी रोपाई खेत में जी बिल्कुल कर मशीन सकते से हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मशीन से कर सकते हैं हम। ट्रैक्टर के पीछे मशीन लगती है, पैडी प्लांटर आ गया, लेकिन अब वो समय निकल चुका है। अगली बार अगर कभी किसान भाइयों को करना होगा तो वो ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल। और देखो, आज हमारा टॉपिक भी है कि जो टॉप ड्रेसिंग है, मतलब जो ऊपर से जो पत्ते हैं कई बार ज़्यादा बढ़ जाते हैं धान फसल में, उनकी भी ड्रेसिंग करनी होती है, या फसल में और भी हमें नियंत्रण करना है, खरपतवार है या चाहे कीट नियंत्रण है, तो उसमें अगर हम बात करें टॉप ड्रेसिंग की, तो उसमें क्या क्या शामिल हम करते हैं इसके अंदर? देखिए, टॉप ड्रेसिंग मुख्य रूप से उर्वरकों की जाती है, और इसमें भी जो यूरिया है, नाइट्रोजन धारी उर्वरक हैं, उनकी टॉप ड्रेसिंग की जाती है, और खास करके यूरिया की जाती है। तो किसान भाई समझते हैं कि जो नाइट्रोजन की मात्रा है धान में, वो आपको 3 बार देनी है मोटे तौर पे। पहली 1/3 मात्रा जैसे कि 120 किलोग्राम है प्रति हेक्टर नाइट्रोजन, इसमें आपको 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर के हिसाब से आपको रोपाई के 10 दिन बाद, 10 से 12 दिन बाद उसको डालना है। मतलब जब हमने रोपाई कर दी और हमें लगे कि भाई जो पौध है उसने जड़ पकड़ ली है जी, और अब वो हरा होना शुरू हो गया, तो उस टाइम पे नाइट्रोजन की मात्रा हम उसमें दे दें। बिल्कुल। और बाकी जो 1/3 मात्रा है, दूसरी 1/3 मात्रा है, वो जब उसमें कल्ले बन रहे हो, ब्यात आ रहा हो, उस समय करें। और इसके अलावा जो आपकी आखिरी खुराक बची है, वो रोपाई के 55 से 60 दिन पे उसको बुरक दें। मतलब 2 महीने के बाद जब ये मान के चलें कि जो फसल है वो गोब में आ गई है, खड़ी फसल, हाँ बिल्कुल गोब में उस टाइम दिया जाता है। खड़ी फसल में जो हम उर्वरक डालते हैं उसी को टॉप ड्रेसिंग कहा जाता है किसान भाइयों, या ऊपर से छिड़काव करना यूरिया का। और 3 बार आपको करना है, रोपाई के 10 दिन बाद, फिर अगला रोपाई के 25 से 30 दिन बाद जब ब्यात आता है, और तीसरा 55 से 60 दिन बाद, जब जैसे आप बता रहे हैं जो गाभे में फसल होती है, तब उस समय जो है दिया जाता है। बिल्कुल। और उस दौरान डॉक्टर साहब एक और भी है, जैसे आजकल बहुत से किसान भाई हैं जिंक और यूरिया का मिला के एक मिश्रण वो बना के और उसका स्प्रे करते हैं। क्या मतलब ये भी जो टॉप ड्रेसिंग है यूरिया की अगर हम बात करें तो उसमें आता है, या फिर जैसे हमने कोई उसमें दवाई दी है जिंक की तरह, तो उसमें हम उसको शामिल करते हैं? देखिए, इसमें ऐसा है कि जबरदस्ती किसान भाई कोई चीज ना करें। अगर उसमें वास्तव में जिंक की कमी है, जिंक के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, खास करके जिस धान में लगातार पानी भरा रहता है उसमें जस्ते की कमी आती है, या आपने मिट्टी में जस्ता ना डाला हो, ऐसी दशा में अगर आपके पौधों पे जैसे ब्यात आपका हो रहा है या उसके पहले जिंक की कमी के लक्षण रोपाई के तुरंत बाद भी आ सकते हैं। कत्थई रंग के इसमें धब्बे बनते हैं छोटे छोटे, जो बाद में बड़े हो जाते हैं और पूरी पत्ती हमारी भूरे रंग की हो जाती है। तो इसमें कई बार जब हम रोपाई करते हैं तो धान के पौधे भी नष्ट हो जाते हैं, दूर दूर छीदे छीदे उसमें पौधे आपको दिखाई देंगे। इसके लिए यहाँ निश्चित तौर पर यूरिया और जिंक को मिला के आप स्प्रे इसका कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बारिश का मौसम चल रहा है, तेजी से खरपतवार बढ़ती है, तो धान में इस समय कौन सी खरपतवार उग जाती है और किस तरह से उसका नियंत्रण करना चाहिए? इस समय धान में जो हमारा लो लैंड धान है, गहराई वाला धान है, जो रोपाई से हमने लगाया है, उसमें घास कुल के खरपतवार ज्यादा आते हैं। जैसे 2 तरह के सांवा आते हैं इसमें, एक लेप्टोक्लोआ चाइनेंसिस है, वो आता है, मोथा भी आ जाता है कई बार, कई तरह के मोथे होते हैं। इसके अलावा इसमें और भी घास कुल के खरपतवार आते हैं। इसके अलावा जैसे भंगरा है वो भी आ जाता है, एक आपका कनकौआ है, नीले रंग का फूल आता है, वो भी आ जाता है। बहुत तरह की घास और बिना घास वाले खरपतवार धान में बिल्कुल धान से मिलता जुलता ही है, जिसको बरट भी बोल देते हैं। सफेद धारी पहचान होती है, जी, धान से थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन इस टाइम पे देखो, हम ये मान के चले 30 से 45 दिन हो गए हैं किसान भाइयों को, तो उसमें जो खरपतवार नियंत्रण करना है वो अपना हाथ से करें या फिर इसके लिए कोई मशीन भी ऐसी आई है? देखिए, इसमें ये है कि जहाँ तक मशीन की बात है, आपको रोपाई के समय पे ध्यान देना होगा। अगर मशीन का प्रयोग करना है तो जो दूरी है रोपाई की कम से कम 25-30 सेंटीमीटर होती है, तभी आप मशीन का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें पैडी वीडर आता है, कोनो वीडर भी होता है। और अगर आपने धान सघनता पद्धति यानी श्री विधि से धान लगाया है, तब उसमें आप कोनो वीडर का प्रयोग कर सकते हैं। एक मशीन होती है, सस्ती सी आती है, कोनो वीडर, हाँ, 1000-1200 की मशीन आती है। उससे क्या होता है कि खरपतवार मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी में वायु संचार भी होता है, क्योंकि ये मिट्टी को काटती है एक तरह से और खरपतवारों को मिट्टी में मिला देती है। जी जी। तो और डॉक्टर साहब, जहाँ तक कीट पतंगों की बात होती है, तो कौन से कीड़े इस समय धान को तंग करते हैं और किस तरह से नियंत्रण किया जाए उसका?
देखिए, एक कीड़े की शुरुआत तो हमने इस कार्यक्रम में की जी थी। जी बिल्कुल। तना छेदक के बारे में बताया था। दूसरा कीड़ा इसमें जो पत्ती लपेटक कीट है, वो इस समय निश्चित तौर पे ज्यादातर धान में आता है। इसकी सूंडी क्या होती है, पत्ते की नोक से शुरू करती है सिलना, और दोनों तरफ से पत्ते की जो मार्जिन होती है, जो किनारे होते हैं, उनको वो जोड़ देती है, एक तरह से चिपका देती है, और एक नली सी बन जाती है उसमें। और उस नलिका के अंदर या सुरंग के अंदर वो कीट रहता है, वो इल्ली या वो जो सूंडी रहती है, और वो उसका हरा पदार्थ खा जाती है। फिर बाद में पत्ते आपके सफेद रंग के हो जाते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो आधा पत्ता आपको सफेद दिखाई देगा, या नोक की तरफ से आपका कुछ भाग पत्ते का सफेद हो जाएगा, यानी हरापन उसका खत्म हो जाएगा। जी जी। इसके नियंत्रण के लिए भी आप कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग कर सकते हैं। 25 किलोग्राम, ये 4G में आता है प्रति हेक्टर के हिसाब से, रेत में मिला के बुरक दें। अच्छा डॉक्टर साहब, धान की फसल को जब सीधे उगाया जाता है तो क्या उस फसल में कुछ ज्यादा समस्याएं आती हैं? देखिए, कुछ क्षेत्रों में, खास करके पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जल की बचत करने के लिए आजकल किसान भाई सीधी बिजाई कर रहे हैं धान की, जो कि जून के महीने में मोटे तौर पे की जाती है। इसमें 3 समस्याएं आती हैं। पहली समस्या, इसमें लोहे की कमी आती है। दूसरी समस्या, इसमें खरपतवार बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि पानी इसमें खड़ा नहीं रहता जैसे कि दूसरे धान में रहता है रोपाई वाले में। जी जी। उस वजह से खरपतवार ज्यादा आते हैं। और तीसरे, इसमें सूत्रकृमि या निमेटोड ज्यादा आते हैं। 3 तरह की समस्याएं इस धान में आती है, जिसकी तरफ किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, जैसे अभी आपने जिक्र किया सूत्रकृमियों का, तो इसमें एक समस्या और देखते हैं। और बल्कि अगर हम रोपाई किया है किसान ने खेत में, तो उसमें कई बार ना कुछ पौधे बहुत बड़े हो जाते हैं धान के। जी जी। तो ये भी समस्या उसमें देखी गई है अलग से। कई बार तो यहाँ तक समस्या, आधा आधा खेत ऐसा हो जाता है, छोटे पौधे हैं, कुछ बहुत ज्यादा हाइट उनकी निकल जाती है। तो इसको किसान भाई समझते हैं। किसान भाई इसको आम भाषा में इसको झंडा रोग कहते हैं, बड़ा हो जाता है पौधा, या इसको एक तरह से बकानी बीमारी कहा जाता है। बकानी रोग है, बिल्कुल। तो इसमें जो लंबे पौधे होते हैं वो साथ में पीले भी होते हैं, उनका रंग जो है अलग आपको दिखाई दे जाएगा। और इस तरह के पौधों पे बालें नहीं बनती, और अगर बाल बन भी जाए तो उसमें दाने नहीं होते। तो कुल मिला के इस समय इस रोग की जो है कोई भी इलाज खेत में नहीं है। एक ही तरीका है कि आप इसको पौध को उखाड़ के और खेत से बाहर दूर ले जाके मिट्टी में दबा दें। और आगे से आपको ध्यान रखना कि इस तरह के खेतों में आप फसल चक्र अपना सकते हैं। अगले साल दूसरी फसल आप ले लें, और साथ ही साथ बीज का उपचार करें, और जो पौध होती है हमारी, उसकी पौधशाला का भी उपचार करें, और पौध का भी उपचार करें। तो इस तरह से इस रोग में जो है कमी लाई जा सकती है। तो एक भ्रांति और है इसमें डॉक्टर साहब, जैसे ये जो बकानी रोग है अपना, तो क्या इसमें जो सूत्रकृमि है समस्या उन्हीं से आती है, या फिर हमारी जो प्योद है उसमें कमी है, या फिर जो भूमि है उसमें कोई कमी हो रही है? देखिए, जो ये हमारी बीमारी है बकानी बीमारी, इसका सूत्रकृमि से कोई लेना देना नहीं है। ये एक कवक जनित रोग है। कवक होता है, कवक पौधे बीज में रहता है मौजूद, तो ये बीमारी बीज से आती है। तो बीज का उपचार अगर हम कर लें तो उस कवक से छुटकारा मिल सकता है। जब खेत में इस तरह की पौध आती है जिसके जो बीज बना था, उस बीज में अगर कवक था, तो उससे जो पौध तैयार होगी उसमें वो बीमारी आएगी। और फिर अगर हम इसको खेत में लगाते हैं तो उसमें बीमारी आ जाती है। और कवक जो है क्या करता है, जिब्रेलिक एसिड बनाता है, जिब्रेलिक अम्ल, जिसकी वजह से पौधे जरूरत से ज्यादा लंबे हो जाते हैं। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि धान की फसल, पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है इसमें, तो कई क्षेत्रों में हम देखते हैं कि कुछ समय बाद जब कई फसलें निकल आती हैं तो पानी का लेवल जमीन का बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? देखिए, पानी की तो निश्चित तौर पर धान उगाने वाले क्षेत्रों में लगातार कमी होती जा रही है। जी जी। और इसके लिए हमें बहुत सारी विधियां हैं जिनको अपनाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जैसे किसान भाई अब आजकल सीधी बिजाई कर रहे हैं, उससे भी जल की बचत होती है। कुछ क्षेत्रों में श्री विधि से रोपाई करते हैं, उससे भी जल की बचत। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि जहाँ पे सीधी बिजाई की जाती है पानी रुकता नहीं है। जब पानी रुकता नहीं है तो जो पैदावार है उसमें तो कमी आती होगी। देखिए, अगर उसका प्रबंधन हम ठीक से करते हैं, अच्छी तरह से करते हैं, तो पैदावार उसके जो हमारा रोपाई विधि से उगाया धान है उसके बराबर भी आ सकती है। अच्छा। शर्त यही है कि किसानों को अच्छी तरह से उसका प्रबंधन करना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे किसान भाई जैसे खरपतवार रोकना है, आयरन की कमी को रोकना है, और सूत्र कमियों को रोकना। अगर इन समस्याओं का समाधान किसान भाई कर लेते हैं, और दूसरी तरफ इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसमें पानी बिल्कुल नहीं लगाना। शुरू की जो वानस्पतिक अवस्था होती है उसमें हम एकांतर सिंचाई करते हैं, यानी पानी लगा दिया,
जब पानी उतर जाए उसके 3-4 दिन बाद उसमें पानी लगाते हैं। लेकिन जब उसमें जननिक अवस्था शुरू हो जाती है धान में, यानी जब बाली का बनना पौधे के अंदर शुरू हो जाता है, उसके बाद तो खेत में खड़ा पानी ही रखना पड़ता है। कम से कम 3-4 सेंटीमीटर खड़ा पानी आपको रखना ही होगा। धान आप किसी भी विधि से लगाएं, चाहे बिजाई से चाहे रोपाई से, लेकिन जब उसमें जननिक अवस्था शुरू हो जाती है तब उसमें कम से कम 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर पानी आपको रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी पैदावार पर उल्टा असर होता है। तो साथ ही साथ आजकल अब जैसे स्प्रिंकलर सिंचाई है, कुछ किसान भाई ड्रिप सिंचाई कर रहे हैं धान में। अगर सीधी बिजाई से हम धान को रोपते हैं तो उसमें हम ड्रिप सिंचाई भी कर सकते हैं, उसका प्रयोग कुछ किसान अपना भी रहे हैं। तो ये सब तरीके, मल्चिंग कर सकते हैं, जो सीधी बिजाई वाला धान है उसमें मल्चिंग की जा सकती है शुरू की अवस्था में, वानस्पतिक अवस्था में, जिससे जल की बचत की जा सकती है। अभी जैसा कि आपने जिक्र किया कि भाई धान में हमें पानी 3-4 सेंटीमीटर तक खड़ा रखना है जी। लेकिन खड़े पानी में जैसे कई बार जो कीट हैं या फिर और जो दूसरी बीमारियां हैं, उनकी भी संभावना ज़्यादा हो जाती है कि भाई जल्दी आ जाती हैं बीमारियां, तो उनसे कैसे निपटा जाए और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आ सकती हैं? देखिए, ऐसा तो पानी का और बीमारी का तो कोई ऐसा खास संबंध नहीं है। हाँ, शुरू की अवस्था में अगर आपका पानी जो है साफ नहीं है तो कई बार उसमें तना गलन की बीमारी धान में आ जाती है। लेकिन जब जननिक अवस्था आ जाती है, जब उसमें बाली पौधे के अंदर होती है और जो बाली जब निकलती है, इसके वास्तव में 30 दिन पहले बनना शुरू हो जाती है। तो उस अवस्था से लेके बाली निकलने के 30 दिन पहले से लेके और जब तक आपका पुष्पन होता है उसमें, तब तक तो पानी उसमें रखना ही पड़ेगा आपको, और तभी आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। जहां तक रोगों की बात है तो एक रोग तो जैसे बकानी की हमने चर्चा अभी कर ली, दूसरा रोग इसमें जो है ब्लास्ट या बदरा रोग आने की संभावना रहती है। खास करके जब बादल हो रहे हो, रात का तापक्रम कम हो जाता है, तो बदरा रोग या ब्लास्ट रोग आने की संभावना होती है। इसमें होता क्या है कि नाव के आकार के धब्बे बन जाते हैं, जैसे हमारी आंख है इस तरह के धब्बे बन जाते हैं। बाहर की तरफ उनका रंग भूरा होता है और अंदर की तरफ उनका रंग सलेटी होता है धब्बों का। ध्यान से सुने, बाहरी जो किनारा है आंख का वो आपको भूरे रंग का होगा और अंदर उसमें सलेटी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। इस तरह के धब्बे अगर लगातार ये बीमारी बनी रहती है तो ये पूरी पत्ती को सुखा देती है फैलने के बाद। इसके उपचार के लिए बावस्टीन 0.1% का घोल, 1 ग्राम बावस्टीन 1 लीटर पानी में घोल लें और इस तरह का आप 500 लीटर घोल बना लें और प्रति हेक्टर के हिसाब से उसका आप छिड़काव कर दें। तो ये जो रोग है हमारा ब्लास्ट रोग, बदरा रोग, इसका नियंत्रण हो जाता है। मतलब 500 लीटर प्रति हेक्टेयर, अगर 1 एकड़ की बात करें तो 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसका सही है। और 200 ग्राम दवाई लगेगी, 200 ग्राम दवाई इसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, और भी हमारे किसान भाई जैसे अंधाधुंध छिड़काव कर देते हैं दवाइयों का अपनी फसल को बचाने के लिए, और फाइनली जब धान इस्तेमाल की जाती है घरों में तो उसके जो नेगेटिव प्रभाव होते हैं उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए किसान भाई? देखिए, कई बार क्या होता है कि जरूरत नहीं है फिर भी किसान भाई रसायनों अपने को सेफ रखने के लिए, नुकसान ना हो। जी 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 कीटनाशियों का प्रयोग कर देते हैं, कवकनाशी का, खरपतवार। जरूरत हो तभी किया जाए। आप पहले उसमें देखें कि बीमारी का या कीड़े का क्या स्तर है, उसी के हिसाब से आपको इलाज करना है या उपचार करना है। अपने आप न डालें, विशेषज्ञ मौजूद हैं आजकल हर जगह आपको मिलते हैं, उनकी सलाह लेने के बाद ही प्रयोग करें। क्योंकि अंधाधुंध रसायनों का या पीड़कनाशियों का प्रयोग हमारी मिट्टी के लिए खतरनाक है, हमारे पौधों के लिए भी अच्छा नहीं है, और जो इंसान इनको बाद में खाते हैं उनके लिए भी ठीक नहीं है। तो कुल मिला के ये कि आप किसी भी दशा में खरपतवारनाशियों का, कीटनाशियों का, इन रसायनों का प्रयोग अपनी मर्जी से ना करें, जानकारी लेने के बाद ही, और सही मात्रा और सही समय पे इनका प्रयोग करें। तो जितनी मात्रा आपको बताई गई है सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करें। ये ना देखें कि भाई पड़ोसी ने एक बैग यूरिया दिया है, 2 बैग डाले, 2 डाल दूं, बिल्कुल सही। हाँ, तो वो मतलब एक होड़ ना लगाएं एक दूसरे से, जितनी मात्रा बताई गई है उतना ही हम प्रयोग करें। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित। और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात, और कार्यक्रम में बात हो रही है धान फसल में टॉप ड्रेसिंग और खरपतवार नियंत्रण पर। डॉक्टर दिनेश कुमार हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, बरसात के मौसम में सभी फसलों में, सभी पेड़ों में, सभी तरह की फसलों में बहुत ज्यादा कीटों का प्रभाव होता है। तो अगर इस महीने की बात की जाए, हम अगस्त मिड में चल रहे हैं, इस समय कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनसे हमारे किसान भाइयों को सजग रहने की आवश्यकता है? देखिए, जहाँ तक धान की बीमारियों की बात है तो इसमें मुख्य तौर पे एक तो बकानी की संभावना रहती है, एक बदरा की संभावना रहती है, साथ साथ इसमें जीवाणु पत्ती अंगमारी रोग भी आ सकता है। जीवाणु पत्ती अंगमारी रोग नर्सरी से लेकर और पौधे की आखिरी अवस्था तक कभी भी आ सकता है। इसकी आपको पहचान करना जरूरी है। इसके लिए क्या होता है, शुरू में पत्ती पे जलासिक्त लहरदार पीले रंग के धब्बे किनारों पे बन जाते हैं, और ये पीले रंग के धब्बे धीरे धीरे बड़ा आकार ग्रहण कर लेते हैं, और इससे जो है वो सुबह के समय में एक द्रव पदार्थ भी निकलता है जो इसकी पहचान है, और बाद में पत्ते भूरे रंग के होकर सूख जाते हैं। कई बार ये बहुत ही भयानक रूप ले सकती है बीमारी। इसकी आप लगातार निगरानी रखें, और अगर ये रोग आपको लगता है कि आ चुका है, तब आप इसमें ब्लाइटोक्स 50 एक आता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, उसकी 500 ग्राम मात्रा, साथ ही साथ एग्रीमाइसिन 100 करके एक दवाई आती है, उसकी भी आप 75 ग्राम मात्रा, एग्रीमाइसिन 100, ये एंटीबायोटिक होती है, इसको ले लें आप, या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन भी ले सकते हैं। और इस तरह के मिश्रण को 500 लीटर पानी में घोल के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप छिड़क दें। और फिर लगभग 10 से 15 दिन बाद दोबारा आपको छिड़काव इसका करना पड़ेगा, क्योंकि एक छिड़काव से ये आमतौर पर नियंत्रित नहीं। 2 छिड़काव हमें इसके करने हैं 10 से 15 दिन के अंतराल पे। जी। और अभी जैसे मौसम चेंज हो रहा है और जो फसल है वो भी जैसे गाभे में आ गई है बहुत सी जगह, तो कई बार जब हमारी फसल अंतिम चरण में चली जाती है तो उस टाइम पे सफेद झंडा आना, ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो उसमें कुछ ऐसी सलाह है किसान भाइयों के लिए जो अभी वो एहतियात के तौर पे अपने खेत में कर सके? बिल्कुल सही बात है। देखिए, होता क्या किसान भाइयों, ये जो तना छेदक कीट है ये कई बार बना रहता है धान की फसल में। शुरू में जब आपका ब्यांत हो रहा होता है तब भी होता है, और जब उसमें बाली निकलती है तब भी होता है। तो ये होता क्या है, इसमें जब जैसे तने से सूंडी घुस जाती है और अंदर से खा लेती है, अगर ये जो बाली निकलने की अवस्था है उस अवस्था पे भी अगर ये कीट रहता है तो वो बाली आपकी सफ़ेद रंग की हो जाती है, उसके दाने चांदी के रंग के हो जाते हैं। और जब इस तरह की बाल को आप खींचते हैं हाथ से पकड़ के तो तुरंत बड़ी आसानी से खिंच जाती है। किसान भाई इसको वास्तव में रोग समझते हैं कि सफेद बाली रोग, जबकि ये रोग नहीं है, ये कीड़े से हो रहा है, तना छेदक की वजह से हो रहा है, कीड़े से। बिल्कुल। तो इसके लिए जैसे कि बार बार मैं बता रहा हूँ, कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड नाम की जो दानेदार दवाई है उसकी 25 किलोग्राम मात्रा 4% ग्रेन्यूल्स में आती है, दानेदार दवाई है, और रेत में मिला के आप इसको बिखेर दें। डॉक्टर साहब, ये धान की फसल में एक जड़घाट सूत्रकृमि के बारे में भी सुना जाता है, तो ये क्या है और कैसे इससे बचाव किया जाए? जिन क्षेत्रों में धान में पानी कम रुकता है
और सीधी बिजाई से बोए गए हों, ऐसे क्षेत्रों में धान में जो सूत्र कमी है, गांठ का सूत्र कमी आ जाता है। यानी जो आपके धान के पौधे हैं, अगर आप उखाड़ के देखेंगे तो उनकी जड़ों में सफ़ेद रंग की गोल गोल गांठें बन जाती हैं। और होता क्या है, इस तरह के पौधों की बढ़वार तुरंत रुक जाती है, रंग उनका पीला हो जाता है, बालियां नहीं निकलती और काफ़ी नुकसान होता है। सबसे पहला तो ये कि उसमें उचित जल की व्यवस्था करें, आप उसमें पानी लगाएं। साथ ही साथ इसमें भी आप कार्बाफ्यूरान का प्रयोग कर सकते हैं। कार्बाफ्यूरान दवाई आपके 3% में आती है और 10% में भी आती है। जो 3% में आती है उसकी 30 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुरक दें, ये दानेदार दवाई। इसी तरह अगर 10% वाली है तो उसकी 10 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप खेत में बुरक। अच्छा, उसमें बुरक दे। हाँ, तो मतलब ये रेत में मिला के हम खेत में बुरके या फिर रेत में मिला दीजिए, रेत में मिला दीजिए इसको भी, क्योंकि इसमें समान रूप से बुरकने में दिक्कत आती है। तो अगर ज्यादा होगा तो हम समान रूप से उसमें बखेर सकते हैं। तो अच्छी तरह से रेत में मिश्रण बना के फिर इसको आप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बखेर दें। बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें हमारे किसान भाइयों को दी। एक अंतिम सलाह की अगर हम बात करें चलते चलते, आप हमारे किसान भाइयों को देना चाहते हैं तो वो क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जरूरी है खरपतवार नियंत्रण करें। अगर आपकी 30 दिन तक की फसल है तो उसमें रसायनों द्वारा आपका नियंत्रण किया जा सकता है खरपतवारों का। लेकिन 30 दिन से ज्यादा अगर रोपाई के हो गए तो कोई भी खरपतवार नाशी धान में आप प्रयोग करके खरपतवारों को नहीं रोक सकते। उस दशा में आपको हाथ से ही खरपतवार निकालने पड़ेंगे और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कीड़े बीमारी को भी शरण देता है। अगर ये रहेंगे तो आपके खेत में कीड़े बीमारी भी बढ़ेंगे। तो खरपतवार निकलना, अपनी डोलों की, मेड़ों की अच्छे से सफाई करना, जो बरसात का पानी जो भी मिल रहा है ऊपर वाला दे रहा है उसको आपको खेत में जो है संरक्षित रखना। डोल मेड़ी की आप मरम्मत कर लें और कीड़ा बीमारी रोग अगर दिखाई देता है तो उसका आप नियंत्रण करें। साथ ही साथ उचित जल व्यवस्था अपनी धान की फसल में आप रखें। जी डॉक्टर साहब, चलते चलते पूछना चाहेंगे कि भंडारण व्यवस्था का किस तरह से? देखिए, अभी भंडारण तो बहुत दूर है, लेकिन व्यवस्था तो अभी किसान भाइयों को अभी से बना के रखनी पड़ेगी। आपको कोठी कुटलों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आजकल एल्युमिनियम के या दूसरे मेटल के, धातु के हमारे कुटले कोठी मिलते हैं बाजार में। हापुड़ कुटला करके पूसा बिन भी है एक हमारा। इन सब की व्यवस्था आप कर सकते हैं। साथ ही साथ साफ सफाई करना, उनका फ्यूमिगेशन करना, अपने जो भंडार गृह हैं आपके उनमें धूमीकरण कर सकते हैं आप, जिससे कि आगे चल के आपका भंडारण जो है, जो भी फसल है उसका अच्छे से होगा, कर सकें। बिल्कुल। कुल मिलाकर डॉक्टर साहब लगभग सभी कुछ हमने कवर कर लिया इस बातचीत में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इतने कम समय में आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे थे धान फसल में टॉप ड्रेसिंग और खरपतवार नियंत्रण की। कार्यक्रम में आपके साथ थी मैं ज्योत्सना और मेरे सहयोगी विनोद कुमार। और इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।